अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है बच्चों के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स या बच्चों के पैदाइश के बाद जो कई डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होते हैं, और वो सीरियस होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, और उसकी वजह से फिर मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर समझ नहीं आती कि उसको कैसे डायग्नोज़ करना है, डायग्नोसिस तक पहुँचते हुए में भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। कई चीज़ें चल रही होती हैं। उसको ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस तरह के चैलेंजेस में, क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि हमारी अपनी एजुकेशन भी उस तरह की नहीं होती, फिर हमारा माहौल भी इस तरह का नहीं होता कि हमें उन चीज़ों का पता चले, और फिर अगर पता भी चल जाता है तो फिर हमारे अंदर एक इस तरह के टैबूज़ भी हैं कि हम उनको बताते भी नहीं हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो ये भी मसाइल चल रहे होते हैं। इसका ज़रा तजिया करते हैं, और हमें जॉइन कर रही हैं पाकिस्तान से बहुत ही मशहूर, मरूफ माशाल्लाह, हमारी बहन जनाब डॉक्टर इमराना फ़िरोज़ साहबा। उनके साथ आज ज़रा बात करते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया था कि ये साइकोलॉजी के अंदर बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुकी हुई हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं, डॉक्टर इमराना शाह साहबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा जी। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएँ डॉक्टर साहबा खैरियत से हैं? ये जो अल्लाह का बच्चों के अंदर जो डिसीज़ेज़ चल रही होती हैं, इनका ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि ये एक तो ये है कि कौन-कौन सी डिसीज़ेज़ होती हैं नॉर्मली जो आपके तजुर्बे में आती हैं, और फिर उनका कैसे डायग्नोसिस होना चाहिए? इस सारी की सारी सिचुएशन जो है उसको थोड़ा-सा हमें ज़रा गाइड करें जी, कैसे इसको हैंडल करना ठीक है। चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम। अच्छा जी, बच्चे जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं किसी भी इंसान का, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर है, बच्चे ही हमारे हमारे नाम को, हमारी ज़िंदगी को आगे एक मकसद देते हैं, वरना तो हम लोग बड़े हो गए, अब समझ नहीं आए क्या हुँ, करें, क्या ना करें। सो बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं और हमें बच्चों को के लिए अपने आप को बहुत अवेयर करना चाहिए। अवेयरनेस के लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदाइश से पहले उसकी पर्सनालिटी माँ के पेट में बननी शुरू हो जाती है और फिर हुँ, बाद में उसकी वो पर्सनालिटी चलती रहती है। इंशाल्लाह कभी ना कभी बच्चों की डिटेल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और पर्सनालिटी के इश्यूज पे भी बात करेंगे। आज मैं हुँ, चाह रही थी इसरार कि हम बात करें कि बच्चे जब पैदाइशी तौर पर कुछ इश्यूज या कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लेकर पैदा होते हैं, ठीक है हाँ जी, जी। उसके अंदर कुछ मतलब मैं आपको यूँ एग्ज़ाम्पल दूँ कि जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके कुछ तो होते हैं माइलस्टोन्स जिसको हम बोलते हैं कि वो चलता कब है, बोलता कब है, हुँ, बैठता कब है और ये सारी टॉयलेट ट्रेन कब होता है। हुँ, इनको माइलस्टोन्स अगर इनकी ख़ास उम्रें होती हैं, जैसे 6 महीने पे वो बैठना शुरू होता है, 8-10 महीने पे क्रॉल करता है, 1 साल तक चलता है, कितनी देर तक बोलता है। अगर वो बच्चा हर चीज़ लेट कर रहा है, हर चीज़ मतलब वो हो नहीं रहा, हुँ, तो उसको डिलेड माइलस्टोन्स कहते हैं। अगर वो डिलेड माइलस्टोन्स हैं तो फिर हमें थोड़ा-सा उसको ऑब्ज़र्व करना होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर ले। कभी-कभी तो हुँ, वैसे ही होता है, ये नहीं कि हर दफ़ा कोई फ़िक्र की बात होती है, बट हुँ, क हमें डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। अब मैं आपको ठीक। 4-5 मेन मोटी-मोटी चीज़ें बताती हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं मेंटल एज और एक हुँ, होती है हमारी जो नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल एज होती है या जितनी उम्र के हम होते ठीक। हैं। तो एक जो डिसऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन और एमआर। एमआर, मेंटल हाँ, रिटार्डेशन से आप समझेंगे, रिटार्ड का मतलब है कि उसका ब्रेन जो है वो उसकी बॉडी की एज के साथ नहीं ग्रो कर रहा होता। और फिर वो जिनको एमआर होती है उसकी कैटेगरीज होती हैं, किसी को बॉर्डर लाइन होता है, किसी को माइल्ड, किसी को एडवांस्ड होता है। जो बॉर्डर लाइन होते हैं और जो माइल्ड होते हैं वो ज़रा डायग्नोज आसानी से नहीं होता, लेकिन जैसे फ़र्ज़ करें बच्चा क्लास 2 में 3 में जा रहा है, तो वो टीचर कहती है जी पहले तो पढ़ रहा था लेकिन अब उसको एबीसी से आगे कुछ नहीं आ रहा है। या बच्चा फ़र्ज़ करें क्लास 3 तक बिल्कुल ठीक पढ़ा है, जब 5th 6th में गया तो वो टीचर कह रही है ये तो क्लास 3 के बाद टोटल फेल ही होता चला जा रहा है, इसे तो एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आ हुँ, रही। दैट इज़ द टाइम जब पेरेंट्स से इंटरवीन करना है और उन्होंने किसी को जाकर चेक कराना है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को या किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को। एक उसके टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि बच्चे की मेंटल एज क्या है, हुँ, उसका आईक्यू लेवल क्या है। अगर तो उसका आईक्यू लेवल इतना लो आता है जिसमें कि उसको इश्यू आ रहा है, तो उसका मतलब है या तो वो स्लो लर्नर है या वो मेंटल रिटार्डेशन है उसके अंदर। हुँ, स्लो लर्नर्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एमआर ही होता है। उनका ब्रेन हाँ, की बहुत स्लो होती है ग्रोथ। अब अगर जो एडवांस्ड मेंटल रिटार्डेशन होती है उसमें तो एकदम उसके बिहेवियर, उसकी हरकतें, उसकी बातों से नज़र भी आना शुरू हो जाता है।
हुँ, सो कुछ चीज़ें तो ये तो होगी ना, एक मेन चीज़ जो कि मोस्टली इसके बहुत इदारे भी बने हुए हैं मेंटल रिटार्डेशन के बच्चों के, लाहौर में, इधर-उधर फ़र्क-फ़र्क हुँ, मुल्कों में, जगहों पे। उसके बाद जो और 2-3 डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं, उनमें एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑटिज़्म, और नंबर 2 पे जो इम्पोर्टेंट है वो है डिस्लेक्सिया। ठीक। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो कुछ उनकी बिहेवियरल इश्यूज या उनकी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको एकदम तो फील नहीं होती, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आता है। फॉर इंस्टेंस वो आई कांटेक्ट नहीं करते, उनकी जो मैं हुँ, नहीं कह रही सब बच्चे ऐसे होते हैं, मैं मोटे से हाँ, कुछ कुछ हाँ, बता, हुँ, उनका भी बॉर्डर लाइन्स होते हैं और कई एडवांस्ड होते हैं, तो उसमें आई कॉन्टेक्ट्स कम होते हैं। उनकी जैसे वो बैठे होते हैं तो उनकी एक रॉकिंग मूवमेंट सी रहती है। हुँ, उनका जो एक जो सेट पैटर्न होता है ना, कि रूटीन जो होती है, अगर उनकी रूटीन जी, ब्रेक हो जाए या उनकी जहाँ पे जूते पड़े हैं, जहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, अगर वो वैसे ऑर्गेनाइज होकर चीज़ें नहीं पड़ी हैं, तो वो बच्चे जो है ना वो टैंट्रम थ्रो करना शुरू होते हैं, क्योंकि वो हुँ, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। दे कैन ओनली गो थ्रू अ सर्टन वे, टोन आपकी एक लेवल की होनी चाहिए, बिहेवियर एक टाइप का होना चाहिए। और वो फिर ऑटिस्टिक बच्चे, ज़रूरी नहीं होता है कि पढ़ाई में कम होते हैं। जो एमआर हुँ, जिनको होता है वो फिर पढ़ाई में स्लैक करते हैं, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे बड़े जीनियस भी होते हैं। एक ज़माने अच्छा, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं आई वाज़ द यूनिवर्सिटी काउंसलर, तो वहाँ पर एक बच्चा जो था वो 3rd ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी में था बीबीए के, और वो ऑटिस्टिक, 3.7 जीपीए ले रहा था और वो सीवियर ऑटिस्टिक था। वो अच्छा, उसने कभी किसी टीचर से आई कांटेक्ट नहीं किया था, उसने कभी कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब वहाँ उसको जब प्रॉब्लम आई, वो क्यों मेरे पास आया, कि जब उनको अपनी प्रेज़ेंटेशंस करनी हो और जब लोगों को फेस करना है, फिर आई वहाँ उस कॉन्टैक्ट बच्चे को करना। प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। हुँ, वो सो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसमें हमें फिर पता चलता है, ख़ैर उनकी मैनेजमेंट्स भी होती है, उनके तरीके भी होते हैं, बट ये होती हैं कुछ चीज़ें। फिर आ जाता है हुँ, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज इश्यूज़ आते हैं, वो फॉर्म नहीं कर सकता वर्ड्स को। मसलन हाँ, अगर दूसरा कैन COME, तो वो शायद सी पढ़ लेगा, एम पढ़ लेगा, जब उसको हम जॉइन करेंगे तो वो कम नहीं पढ़ेगा, रीडिंग हुँ, नहीं कर सकेगा। और लिख उसके सकते फिर हमारे ब्रेन में भी ना कुछ सेंटर्स होते हैं, मैथमेटिकल सेंटर होता है, लैंग्वेज सेंटर होता है। हुँ, कई बच्चों की मैथमेटिकल सेंटर डेवलप नहीं हुआ होता, तो अब बहुत सारे टीचर्स से जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वो कहते हैं जी कि बच्चा तो इंग्लिश भी ठीक कर रहा है, मैथ नहीं उर्दू में भी अच्छा ठीक है। कर रहा है, ये भी ठीक कर रहा है, मैथ्स उससे हो ही नहीं रहा, सिंपल मैथ्स भी नहीं होता। सो वो हमें टैप करना पड़ता है कि लैंग्वेज सेंटर तो नहीं अपसेट। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ कमियां होती हैं बॉडी में। देखें, अब फॉर इंस्टेंस अगर बच्चा जो है उसके अंदर विटामिन डी की कमी है, वो लिस्टलेस है, गिरा हुँ, गिरा है, उस उठ नहीं रहा, लर्न नहीं कर रहा, नींद आ रही है, अब समझ नहीं आ रही है, बच्चा बड़ा सुस्त है जी, बच्चा बड़ा ढीला है जी, हुँ, बच्चा फलाना है। या फिर कभी कभी थायराइड्स बच्चे के खराब होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, हुँ, यानी कि ज्यादा वर्क कर रहा होता है थायराइड तो और सिम्टम्स होते हैं, कम कर रहा होता है हुँ, और सिम्टम्स होते हैं। तो ये कुछ चीजों के बारे में मैं समझती हूँ पेरेंट्स को अवेयरनेस दिलानी जरूरी है, स्कूल्स में टीचर्स को अवेयरनेस दिलानी जरूरी होती है। उनको भी पता होना हमारी चाहिए, हाँ। सबसे ज्यादा जो 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 हम मैं समझती हूँ जिस पे काम होना बहुत जरूरी है, इज अवेयरनेस। क्योंकि मेंटल डिजीजेज या मेंटल इश्यूज या न्यूरोलॉजिकल इश्यूज की अवेयरनेस ही नहीं है। और कितने साल बच्चे मारे खा के, अब्यूज हो के, माँ बाप मारे हैं, टीचर्स डांट रहे हैं, स्कूल से निकाले हाँ, जा रहे हैं, और बेचारों का कसूर तो नहीं होता, बिकॉज उन्हें तो एक इशू है, उन्हें भी नहीं पता होता हुँ, उन्हें क्या हो रहा है। और जब उसको क्या हो रहा है? बार बार हाँ, टीचर कहती है कि मैं तुम्हें 3 दिनों से कह रही हूँ कि ये हुँ, 11 12 13 14, तुम्हें कल पूछती हूँ तो तुम उसको कुछ और बोल रहे होते हैं। अब उस हुँ, बेचारा वो भी कंफ्यूज हो रहा है कि क्यों नहीं हाँ। मुझे, मतलब क्यों ये मुझे टीचर ऐसे बोल रही है मेरे साथ। तो वो ये तो इसमें कुछ चीजें एडीएचडी होती भी हैं। आता है डॉक्टर साहब इसमें हाँ जी, एडीएचडी का बिल्कुल भी है? अटेंशन, बिल्कुल जी, एडीएचडी एक बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनआइडेंटिफाइड रह जाता है, व्हिच इज़ हुँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हुँ, हुँ, उसमें बच्चों की अटेंशन डेफिसिट होता है, हम कहते हैं कई बच्चे टिक के नहीं बैठता, ध्यान ही नहीं करता, हुँ, ये टिपिकल टर्म्स होती हैं, चपेड़े बेचारे बच्चों को माँ-बाप और टीचर्स मार रहे होते हैं। आपको हाँ, पता है फिजिकल अब्यूज़ हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हुँ, में बहुत कॉमन है। क्या मार हाँ, रहे हैं कि तुम क्यों नहीं आराम से एक जगह टिक रहे हो, धक्के दे-दे के उसको बिठा रहे हैं, झंझोड़-झंझोड़ के, फिर वो बच्चा उठ के भाग रहा है, सीढ़ियों से गिर रहा है, चोटें लगती हैं उन बच्चों को बहुत, क्योंकि वो निडाट टाइप के होते हैं, जो हाइपर एक्टिविटी जिनको होती है, वो हुँ, बैठ ही नहीं बेचारे सकते। अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम है कि उनका एक चीज़ पे जो फोकस का
टाइम ड्यूरेशन है वो हुँ, बहुत कम होता है। कम। वो हुँ, बेचारे को आप एक बात करें, कभी वो इधर देख रहे हैं, कभी वो उधर देख रहे हैं, कभी वो फिजिटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अब उस पे डाँट-डपट शुरू हो जाती है। तो वो भी उस बेचारे का फॉल्ट नहीं होता। अच्छा, अब जो मेन नोट करने की चीज़ है ना, वो ये है कि बिकॉज़ ऑफ दीज़ डिसऑर्डर्स, द चाइल्ड डज़न्ट नो कि उसको क्या हो रहा है, एंड इवन द हुँ, पेरेंट्स एंड द टीचर्स डोंट नो क्या हो रहा है। अब क्या आता सही है, बात। वो तो अपनी जगह रह गया डिसऑर्डर, अब उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। वो एंग्ज़ायटी के पेशेंट बन जाते हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट बन हुँ, जाते हैं, वो वो वॉयलेंट हो जाते हैं। आपको पता है ये बच्चे बहुत दफ़ा वॉयलेंट हो जाते हैं। ये नहीं कि उनको कोई वॉयलेंस की बीमारी है या उनमें एंगर होता है, वो हाँ, हाँ, बेचारे कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, और मतलब दे कैनॉट पुट द जिग्सॉ पज़ल्स इन द पीसेस हुँ, प्रॉपर्ली एंड दे गेट सो अपसेट। तो वो हमें टाइम पे हम पता चला लें, टाइम पे हमें पता चल जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एडीएचडी है या लैंग्वेज बैरियर्स हैं, बहुत छोटी एज पे उनकी दवाई मिलनी शुरू हो जाती है, तो उनकी चीज़ों में काफ़ी परसेंट इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर डाइट सही मिलनी शुरू हो जाए, जैसे या विटामिन डी की कमी से बच्चा, अब हुँ, नहीं भी हुँ, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन विटामिन डी की कमी से बच्चे ऐसे उठा ही नहीं जा रहा, उसको रिकेट्स है, उसकी टाँगें बहुत दर्द कर रही हैं, सब कुछ। अब हाँ, पता चले जी विटामिन डी 6 पे पहुँचा हुआ है, 7-8 पे पहुँचा हुआ है। हुँ, तो मतलब दिस गेट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये थोड़ी-सी चीज़ों हाँ, की तरफ बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को और स्कूल को तो करना चाहिए। इसमें इसमें डॉक्टर साहब एक तो आपने 1-2 चीज़ें तो आपने बताई सिम्पटम्स की, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर थोड़ा-सा 4-5 सिम्पटम्स ज़रूर बताएँ कि अगर ये सिम्पटम्स हों शुरू में बच्चे में, तो पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि भई ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमें अब थोड़ा-सा जाके इसकी ज़रा काउंसलिंग करवानी चाहिए या पता करना चाहिए डॉक्टर से कि भई इसको हो क्या रहा है। तो वो क्या सिम्पटम्स मेजर सिम्पटम्स क्या होती हैं नॉर्मली जो हमें पता चल जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें ना जिस तरह अभी आपने बात की एडीएचडी की भी बात की कैसे पता चलेगा कि इसको बच्चा है उसमें ये एडीएचडी के हमें सिम्पटम्स नज़र आने शुरू हो गए हैं या उसके अंदर कोई एंग्जायटी डिसऑर्डर है या उसके अंदर अच्छा ये भी मुझे साथ बताएं कि क्या बच्चों में भी बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है? देखिए, बच्चों में पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दे दूँ, फिर मैं आपका हुँ, इसका बताती हूँ। हाँ, हाँ, बच्चों का जब जो जो सिम्पटम्स हमने नोट करने वाले होते हैं, देखें एक्चुअली आपने पहले ये देखना है कि आपकी फैमिली में जो रेगुलर बच्चे हैं, जिनको आपने बचपन से देखा है, और उनको आप अपने बच्चे को पहले उससे कंपेयर करें कि क्या मेरा बच्चा बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरे बहन-भाइयों के। अब ये नहीं कि हाँ, बिहेवियर में वैसा ही है, मतलब हुँ, उसकी जैसे माइलस्टोन्स है, एक बच्चा है वो, अब आप सारे अपने घर के 4-6 बच्चे देख रहे हैं, वो 8-9 महीने पे फॉर इंस्टेंस एक बैठ रहा है या कुछ कर रहा हुँ, है। आपका बच्चा 10 महीने का हो गया, वो सही से बैठ नहीं सक रहा, या वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आपको पता है एक डिसऑर्डर होता है, हाँ, हाँ, जिसमें बहुत, मसल बहुत, सही तरह से डेवलप ही नहीं हुँ, हुए होते हैं। अब हुँ, आपका बच्चा गर्दन नहीं खड़ी कर सक रहा, इतना बड़ा होकर भी, या आपका बच्चा चल नहीं सक रहा, क्रॉल नहीं कर सक रहा, आपके जो सिंपल स्माइल नहीं वापस दे रहा, आई कॉन्टैक्ट नहीं हुँ, कर रहा, जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है, सोशली ऑकवर्ड है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो सोशली बहुत हुँ, ऑकवर्ड होते हैं। हुँ, वो किसी हुँ, के साथ पीछे छुप रहे हैं, और सब हाँ, सामने नहीं देख रहा। पढ़ाई में इनिशियली वो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा है, चाहे वो वैसे हुँ, ठीक है, लेकिन वो बहुत परेशान है। या बच्चा सीख ही नहीं सक रहा, उसको आप एक 10 हुँ, दफ़ा एक चीज़ सिखा रहे हो कि बेटा यूँ शूलेस हुँ, बंद करना है, या यूँ फ्लश पे बैठना है, या यूँ ये चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑनलाइन इसके मिल जाएँगी कि कौन-कौन से माइल्स एज पर कौन-कौन सी चीज़ें नॉर्मल है और कौन-कौन सी हुँ, चीज़ें नहीं नॉर्मल। सो इस बजाय ये कि हम इतनी लंबी डिस्कशन का हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोग ऑनलाइन ज़रूर चेक किया करें इसके बारे हाँ, में। हाँ, फिर कुछ सिम्पटम्स ऐसे होते हैं, फॉर इंस्टेंस कि बच्चा एडीएचडी है जैसे, कि हुँ, बच्चा जो है उनको चोटें बहुत लगती, मतलब वो सीढ़ियाँ आप हर बच्चा गिर जो है गया, उसको हाँ, पता है कि सीढ़ी आ गई है, हुँ, वो एक हुँ, उधर से ना सीधा 2 सीढ़ियाँ नीचे धड़म करके नीचे गिर जाएगा। हुँ, इसी तरह हुँ, से अगर वो अटेंशन डेफिसिट है, या वो खिलौने तोड़ेगा, मतलब खिलौना देते ही उसको इधर-उधर करना हुँ, शुरू हो जाएगा, फिजिटिंग बहुत करेगा, अटेंशन नहीं दे सकेगा, आप बात शुरू नहीं करोगे तो उठ के भाग जाएगा, वो इधर जा रहा है, उधर चल रहा है। टीचर्स कह रही हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा मेरी तरफ बात नहीं सुनता ये। जब ये देखें तो अगेन बार-बार मैं कहती हूँ, पेरेंट्स ने अपसेट नहीं होना कि ज़रूर न्यूरोलॉजिकली है। और हुँ, रीज़न्स भी होते हैं, फैमिली की पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं बच्चों के या फैमिली के। हाँ, लेकिन ऐसी स्टेज पर ज़रूर आपको अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जाके बच्चे को मिलवा के पूछें कि जी हमने नोट किया है कि ये बच्चा जो हमारी फैमिली के बाकी बच्चे हैं या और हैं, हुँ, ये वो नहीं कर रहा, ये यूँ कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा। तो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट गाइड कर सकता है, रिफ़र कर सकता है टू अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट और अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट।
या वो हुँ, आपको आपके बच्चे को भिजवा सकता है कि अच्छा जी आप किसी डॉक्टर को दिखाएँ, सॉरी कुछ टेस्ट कराएँ और फिर हम देखते हैं कि इस बच्चे को ये इश्यूज़ तो नहीं है। कई बच्चे एनीमिक होते हैं, उनका हाँ, ब्लड काउंट ठीक नहीं होता। ठीक ठीक है ना? फिज़िकल डिज़ीज़ होते हैं जैसे जैसे ये बच्चों को खून की कमी होती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, हाँ, ठीक है? तो हाँ, हमें फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना उसको हमें थैलेसीमिया जैसे बच्चों को होता है माइनर थैलेसीमिया या मेजर थैलेसीमिया, उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ी होती है। अब शुरू में जब बच्चा गिरा पड़ा है, माँ-बाप को समझ ही नहीं आ रही क्यों गिरा पड़ा है। तो आप ज़रूर डॉक्टर हुँ, से डिस्कस करें। बच्चे को शुरू में मैं हमेशा कहती होती हूँ पहले 5 साल में ना माँ-बाप को बड़ी विजिलेंटली ऑब्जर्वेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द हुँ, चाइल्ड। हुँ, पता है बहुत सारी चीज़ों का पता क्योंकि कई माँ-बाप क्या होते हैं मेड्स को दे दिया, पालने के लिए दूध दे दिया, सारे दिन के बाद शाम को मियाँ-बीवी जॉब करके आए, उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं हुँ, किया, देखा नहीं। बच्चे में वो जो चेंजेज़ हैं जब वो पक्की हो गई या वो जिसो उसको थोड़ा-सा रेक्टिफ़ाई करने की एज ही गुज़र गई है। जैसे अब कई बच्चे लोग आते हैं मेरे पास कि एडीएचडी 11-12 साल पर आकर जब आइडेंटिफ़ाई हुआ टेस्ट के थ्रू कि एडीएचडी है, दैट वाज़ टू लेट कि हम कोई चेंजेज़ लाते। ढाई 3 साल पर भी वो सिम्पटम सामने आना शुरू तो हो जाते हैं ना, जैसे मैं आपको कह रही हूँ। तो फिर उसमें है कि वो टाइम होता है कि जी ये बच्चा बिल्कुल ही नहीं ये कर रहा, तो ये कहीं एडीएचडी तो नहीं है, डॉक्टर को खुद ही सजेस्ट करके पूछ ले। अगर डॉक्टर कहे नहीं जी आप थोड़े दिन वेट करें, ये करें, वो करें, हम ऑब्ज़र्व करें, आप ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करें, फिर आप में मुझे बताएँ। तो वो कुछ चीज़ों में आपको हुँ, ज़रा विजिलेंस एंड ऑब्जर्वेंस, दीज़ आर 2 हुँ, थिंग्स दैट पेरेंट्स हैव टू बी केयरफुल अबाउट देयर हुँ, किड्स। ठीक ठीक है। और अच्छा थोड़ा-सा बाइपोलर का भी बता दें और साथ ये भी बता दें कि डिप्रेशन जो है, वो भी बच्चों में होता है और अगर होता है तो उसमें फिर उसकी क्या सिम्पटम्स और क्या उसके वार्निंग साइन्स हो सकते हैं? जी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं बच्चों में होती हैं, लेकिन वो बहुत एक तो प्रोनाउंस्ड नहीं होती और हुँ, बहुत कम होती हैं कंपैरेटिवली। कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं ज़रा बड़े होकर होते हैं। हुँ, लेकिन ये सारे डिसऑर्डर्स बच्चों में हो सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन भी होता है, एंग्ज़ायटी भी होती है, वो जिसमें आपको इवन स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स हमने खुद बच्चों हुँ, में देखे हुए हैं। मेरे पास एक 7 साढ़े 7 साल की बच्ची थी, प्रोनाउंस्ड स्किज़ोफ्रेनिक सिम्पटम्स थे उसके अंदर, ठीक है? इस तरह से मेरे पास एक बच्चा आया था डिप्रेशन का और एंग्ज़ायटी का, सीवियर एंग्ज़ायटी थी कि डॉक्टर को दवाई देनी पड़ गई साइकियाट्रिस्ट को। अब वो किन दिनों की बात है जिन दिनों अगर आपको याद होगा कि हुँ, बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे हमारी कंट्री में। बिल्कुल, बिल्कुल। पता है हाँ, आपको हाँ। मतलब हुँ, हर रोज़ आप सुन रहे हैं जो तब स्कूल्स में ब्लास्ट हो रहे हैं और स्कूल्स और इन चीज़ों को बहुत टारगेट किया जा रहा था। तो वो स्कूलों के बाहर बैरियर्स लगे होते थे और आम पुलिस खड़ी होती थी और एक-एक बच्चा चेक हो रहा होता था। वो टाइम की मैं बात कर रही हूँ, तो वो बच्चे को हुँ, हुँ। जी, जी, डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है जी आपको? जी, डॉक्टर साहिबा के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है। मेरा ख़्याल है कि ये आजकल पाकिस्तान में हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर जब भी हम बात करते हैं तो उनके साथ इश्यूज़ जो हैं वो हो जाते हैं। आप ज़रा 1 सेकंड होल्ड करें, कोशिश करता हूँ कि उनको दोबारा लिया जाए। डॉक्टर साहबा का कनेक्शन थोड़ा-सा ज़रा गड़बड़ हुई थी, शी इज़ बैक नाउ और डॉक्टर साहब आप बात बता रही थी बाइपोलर के हवाले जी, से भी मैं और बता डिप्रेशन के जी, हवाले वो से जो भी, प्लीज़। एंग्ज़ायटी थी ना वो बच्चे को तो वो हाँ। उसको लगता था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। सो बच्चों में हो जाती है एंग्ज़ायटी और ये लेकिन इसका जो मेन रीज़न होता है बाइपोलैरिटी भी आ जाती है हुँ, और बच्चे हुँ, को सबसे ज़्यादा जो बच्चों में एक चीज़ कंपैरेटिवली बाकी डिसऑर्डर्स के से ज़्यादा नज़र आती है, वो ऑब्सेसिव ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हुँ, डिसऑर्डर। यानी कि वो बार-बार हाथ धोएँगे, बार-बार जाके दरवाज़ा बंद करेंगे, बार-बार मम्मा को कहेंगे ये तो नहीं हुआ, फिर पूछेंगे ये तो नहीं हुआ। हुँ, सो वो प्रिलिमिनरी सा बिहेवियर पैटर्न जो कि कभी-कभी एट टाइम्स ओसीडी नहीं होता, वो बच्चे के साथ-साथ चला भी जाता है। जो हाँ, नोट करने की चीज़ है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, इसका बहुत सारा रीज़न विद ड्यू रिस्पेक्ट पेरेंट्स और घर वाले होते हैं। उनके हुँ, ब्रेन के केमिकल्स में जो इश्यू आता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे यानी बच्चों के ब्रेन में केमिकल्स का इश्यू एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का वजह नहीं बनती, पेरेंट्स का बिहेवियर बनता है। अगर माँ-बाप की लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपस हुँ, में झगड़े, अगर घर का माहौल बड़ा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, नानी दादी कुछ कह रही है, चाचा कुछ कह रहे हैं, अम्मा हुँ, कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहे हैं, बड़ा बहन-भाई कुछ कह रहे हैं और बच्चे को नहीं पता क्या फ़ॉलो करना है, क्या नहीं फ़ॉलो करना। हुँ, वो एंग्ज़ायटी फिर स्कूल में ये है कि आप जैसे कुछ स्कूल्स हैं बड़े, मैं नाम नहीं लेती, लेकिन कुछ स्कूल्स के लिए हुँ, पेरेंट्स इतना फ़ोर्स करते हैं बच्चे को कि तुमने उधर ही एडमिट होना है और ट्यूटर्स हाँ, रख हाँ, रहे हैं।
सुबह, दोपहर, शाम बच्चों को पढ़ाइयाँ, मारें, नींद नहीं पूरी हो रही, खाना नहीं मिल रहा। बच्चा बाय द टाइम एग्ज़ाम के लिए जाता है या उस चीज़ के लिए जाता है, वो इतना हुँ, एंग्ज़ायटी में चला जाता है कि फटीग हो फिर जाओ। हाँ, वो हाँ। थ्रो और आपको पता है बच्चे का टिपिकल सिम्पटम होता है, एक वो थ्रो अप करता है। हुँ, बच्चे की एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बड़ों की तरह वो टिपिकल सैड सिम्पटम्स नहीं होते। वो उसके हुँ, सिम्पटम्स होते हैं, या वो उल्टी करेगा, या वो रोएगा बहुत ज़्यादा, डरेगा बहुत ज़्यादा, इधर ना जाओ, मैंने अकेले नहीं जाना, बाथरूम अकेले नहीं जाना। मतलब वो कुछ चीज़ें उसकी एकदम स्ट्रेंज सा बिहेवियर होना शुरू हो जाएगा, सहमा, डरा, घबराया हुआ, खाने भूख चली जाएगी बच्चे की, और बार-बार रात को उठेगा, कहेगा मुझे बुरी ख्वाबें आ रही हैं। सो हुँ, बच्चा जो है उसके डिफरेंट टाइप के सिम्पटम्स होते हैं जो इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स। तो हमें हुँ, माँ बाप ने और स्कूल वालों ने इन चीज़ों पे बड़ा नोट करना है। कभी कभी टीचर्स बड़ी सख्त होती हैं स्कूल, और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हारा बड़ा भाई या वो ए लेता है, तुमने भी ए लेना है, खबरदार ए हुँ, से नीचे आया, तुम्हारा ग्रेड नहीं खराब होना चाहिए, तुम्हारे कपड़े नहीं स्कूल से आके गंदे होने चाहिए। देर आर सो मेनी थिंग्स। फिर अगर मेड्स संभाल रही हैं और अम्मी बिल्कुल, और वो अम्मी को आवाज़ें दे रहा है लेकिन वो सब कुछ मेड कर रही है चेंज। बार-बार मैं कहती हूँ प्लीज़, मेड्स आर जस्ट टू हेल्प, दे आर नॉट टू मदर हुँ, द चाइल्ड। माँ ने हुँ, मदरिंग करनी होती है। मेड माँ नहीं बन रही होती। माँ मेड ने तो म जानी ब माँ ने दूध पिलाना है तो मेड फीडर पकड़ा दे। दूध नहीं पिलाना, नहलाना है तो चीज़ें पकड़ा दे। हुँ। ये आपकी आवाज़ बंद हुई है, फिर कुछ गड़बड़ हुई है। आपको आवाज़ आ रही है भाभी? कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, फिर ज़रा इसको देखते हैं। जी, ख़वातीन हज़रात, सॉरी, आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है सिग्नल का। जी, डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रही थीं और मेरा ख़्याल है कि आप थोड़ा-सा एक चीज़ में उसमें थोड़ा-सा इनकॉर्पोरेट कर लें, और वो भी ये कि ये जो सूरत-ए-हाल हम देखते हैं बच्चों में इस तरह की, अभी आपने बताया कि कुछ तो बिहेवियरल जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं पेरेंट्स के, वो भी चल रहे होते हैं। लेकिन साथ-साथ कुछ ये जो बीमारियाँ हैं इसमें जेनेटिक भी एक एस्पेक्ट होता है ना, कि जो चीज़ें फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कहते हैं कि 70 टू 80% जो है ये जेनेटिक है। ये उनके वालिदैन की तरफ से आती है। तो इसी तरह उसपे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो तो होना ही होना है। तो और साथ ही इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो बीमारियाँ मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह आपने बताए हैं, ये सारे के सारे विद द एज गड़बड़ करते हैं, डिटेरियोरेट होते हैं या इम्प्रूव हो सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन होता है कई दफ़ा। देखिए बेसिकली जो है ना कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो जीन्स की वजह से आती है या कुछ की वजह से आती है। हुँ। ये थियरीज़ हैं, ये प्रूवन फैक्ट्स नहीं हैं। ठीक है ना? ये अच्छा, चूँकि प्रूवन नहीं है, ज़्यादातर लोगों ठीक। को लगता है कि क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है, मैं ख़ैर उस तरह थोड़ा-सा इस चीज़ को इस तरह से भी देखती हूँ कि सिंस अल्लाह ताला हमें कंडेम करके दुनिया में नहीं भेजेगा कि एक हुँ, फैमिली में हम हुँ। आ गए हैं तो अब सारी कंडेम्ड चलते चले जाएँगे। वो हाँ, हाँ। एक्चुअली वो हमारी लाइफ़स्टाइल एक होती है, हमारा खाना-पीना, उठना-बैठना एक जैसा होता है, हर चीज़ एक जैसी होती है, तो एक टाइप की बीमारियाँ भी फैमिलीज़ में चलती हैं। मैं नहीं कह रही, मैं जीन्स को रूल आउट नहीं कर रही, जेनेटिक्स हुँ, डेफ़िनिटली हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रोल टू प्ले। हुँ। लेकिन हाँ, हाँ। हमारी गलती ये होती है कि हम इतना एट्रिब्यूट कर देते हैं जीन्स को कि हम एफ़र्ट भी नहीं करते। एट टाइम अब ये हाँ। भी तो हो सकता है कि इत्तेफ़ाक से फूफो को या मामू को या चचा को या अब्बू को किसी को डिसऑर्डर हो और बच्चे में जीन्स की वज़ह से ना आए हों, किसी और वज़ह से आए हों। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम एक दफ़ा जेनेटिक्स को ब्लेम कर दें ना, तो फिर हम एफर्ट छोड़ देते हैं कि अब ये तो कुछ हो ही नहीं हुँ, सकता, और वो फिर हम गिव अप कर देते हैं। सो मैं बहुत कम, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोज़ पीपल हू हुँ, बिलीव इन हुँ, जेनेटिक्स, हुँ। मैं इतना ज़्यादा बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है फिर हम अपने आप को ट्रीटमेंट और हुँ, इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर ही नहीं जाते हैं। सो पहले तो ठीक बात। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस चीज़ को काफ़ी बाहर रखें कि अल्लाह है ना, वो ज़रूरी तो नहीं कि सबको कंडेम ही हुँ, करके भेज देगा हमें कि एक चीज़ को लेके ही बैठ जाओ तुम। दूसरी सही चीज़ बात। ये बात है कि जब ये चीज़ें होती हैं, जितनी अर्ली डिटेक्शन हो जाए उतना ही बेहतर होता है। जब जल्दी पता चल जाता है, तो हम उसको जल्दी आइडेंटिफ़ाई करके उसको मैनेज हुँ, करना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब सारे के सारे सिस्टम, सारा का सारा बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट, डिटेरियोरेशन नहीं आती है, बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट डेफ़िनिटली आती है, बड़ों में भी आती है। लेकिन उसमें रिजीम फ़ॉलो करनी बड़ी ज़रूरी है ना। देखिए, अगर हुँ, आपको लग रहा है कि एक डिसऑर्डर आ गया है, पहले आप डॉक्टर को से पूछें, फिर आप साइकियाट्रिस्ट को मिलें, स्पेशलिस्ट को मिलें, साइकोलॉजिस्ट हाँ, को मिलें, दवाइयाँ रेगुलरली लें, ट्रीटमेंट रेगुलरली लें। और फिर ये है कि लोग कहें जी बड़ा महँगा होता है, तो बिल्कुल जहाँ पर हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी हुँ, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मैं जिन डॉक्टर हारून रशीद, अल्लाह बख्शे, बहुत अमेज़िंग जी, साइकियाट्रिस्ट थे।
ज़बरदस्त, हाँ। उनके साथ मैं सालों उनके साथ 16 साल मैंने काम किया है और उनको गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री पेशेंट्स देखने वाला डॉक्टर इन इन अ हाँ, सर्टेन अमाउंट ऑफ इयर्स। तो हाँ। वहाँ पर हमारे डॉक्टर पास ऋषि चौधरी साहब के एपिलेप्सी जो साहबज़ादे थे ना ये? जी, उनके साहबज़ादे हाँ, और हाँ, हाँ। फाउंटेन हाउस है जिनका, तो वो फाउंटेन हाउस में। हमारे पास एपिलेप्सी के पेशेंट्स, मेंटल डिसीज़ के पेशेंट वो फ्री देखा करते थे। हम फाउंटेन हाउस में, सर्विसेज़ हॉस्पिटल में, हुँ, गंगाराम में, आउटडोर में बेशुमार जगहों पे फ्री पेशेंट्स देखे जाते हैं। फ्री काम होता है और फ्री नहीं तो हुँ। बड़े नॉमिनल पैसों उसके पे भी बाद होता है। तो दैट इज़ नॉट कि भई, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें, हुँ, घर का माहौल अच्छा रखें, पेशेंट हुँ, को ज़रा आप और मोटिवेटेड रखें, उसको हुँ, डाइवर्स करें। अब जैसे डॉक्टर हुआ है, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हुआ है, पेरेंट्स पीछे ही पड़े रहेंगे, नहीं तुमने डॉक्टर ही बनना है। अब उसको आप हुँ, किसी ईज़ियर लाइन में ले जाएँ ताकि वो स्ट्रेस में कम जाए। क्योंकि आपको हाँ, भी पता है जब इंसान फिज़िकली भी बीमार होता है, तो आप देखें ना कि स्ट्रेस हमेशा उसको एग्रवेट करता है। तो जब हुँ, मेंटल डिसऑर्डर्स भी है, वो स्ट्रेस एग्रवेट करेगा। सो ज़रा-सा स्ट्रेस को कम करना शुरू हो जाए, तो एक होलिस्टिक अप्रोच जब हम ले आते हैं ना टुवर्ड्स द पेशेंट कि हमने हुँ, उसकी हर हुँ, चीज़ को, हर पैरामीटर को सही से चेक करना है, तो फिर आप बिलीव करें कि मैंने ऐसे-ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक्स देखे हैं जिनके स्पाउसेस इतने इतने कोऑपरेटिव हैं या उनकी फैमिलीज़ इतनी हुँ, कोऑपरेटिव हैं कि वो कंपनीज़ में बड़ी हाई पोस्ट पे हैं और लेडीज़ माशाअल्लाह। हैं, उनके बच्चे हैं, बच्चों को वो खुद पढ़ाती हैं। मेरे पास एक सीवियर ओसीडी की पेशेंट है जिसके बच्चे सब एज़ लेते थे और वो खुद शी वाज़ माशाअल्लाह, सीवियर पेशेंट। बाइपोलर की माशाअल्लाह। सीवियर पेशेंट थी जो कि जिसने पता नहीं इतना बड़ी पूरा बिज़नेस सेटअप कर लिया अपना। सो होपलेस नहीं होना कि मेरे घर में कोई पेशेंट आ गया हुँ, तो अब तो गए। उसका पूरा मैनेजमेंट है। हाँ, एक चीज़ मैं एंड में ज़रूर ऐड करूँगी अपनी इस बात की कि जो सबसे सैड बात है, जैसे मैंने फाउंटेन हाउस की बात की कि लाहौर हुँ, में एक सेंटर है जो डॉक्टर हुँ, ऋषि चौधरी ने स्टार्ट किया और अभी तक जी, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चल रहा है। अब डॉक्टर अमजद साकिब उसको अमजद साकिब साहब कर रहे पैट्रोनाइज़ हैं। कर रहे हैं। हुँ, जी, वो पैट्रोनाइज़ हुँ, कर रहे हैं। तो हुँ, अब बात ये है कि वो जो फाउंटेन हाउस है हमारा, उधर यकीन करें, पेरेंट्स को जब पता चला हमारे बच्चे को, पेरेंट्स मैं कह रही हूँ, मैं हुँ, फैमिली नहीं हुँ, कह रही, इन-लॉज़ नहीं कह रही, कि उनको पता चला हमारे बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया और उसने 10 साल 2 साल ट्रीटमेंट कराया। मैं मानती हूँ ऐसे पेशेंट को घर रखना बहुत मुश्किल है। हुँ, एट मुश्किल है। टाइम्स वो जब नहीं ट्रीट हो रहे होते हैं या रेज़िस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिक होता है, ड्रग रेज़िस्टेंट, तो कुछ दवाइयाँ भी नहीं असर करती, तो वो नहीं हुँ, ठीक होते। जैसे कई पेशेंट नहीं भी ठीक होते ना फिज़िकल हुँ, इलनेसेस के भी, हुँ, उनको फिर जब वो फाउंटेन हाउस लाते थे तो फ़ॉलो अप के लिए कभी आते नहीं थे, अबैंडन करके चले जाते थे। हमारे हाँ, ये पास बड़ी ऐसे बात भी है। हैं जो हाँ, 17-17 हुँ, साल से कभी हुँ, उनको कोई मिलने नहीं आया। हुँ, देखिए ना, आप अगर हुँ, सेंटर में भेजें भी तो फ़ॉलो अप रखें, मिलने आया करें, पेशेंट हुँ, वर्कअप तो होगा, उसको वीकेंड्स पे घर ले हुँ, जाया करें। वो मैं पेरेंट्स से बड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ फैमिलीज़ को कि प्लीज़ उनको अबैंडन ना करें क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हुँ, उन पे से कलम ही उठा लिया हुआ है। तो आप सोचिए उतनी दिनों के लिए वो जन्नती हैं और आप ओह जन्नतियों को यस! अबैंडन कर रहे हैं। अगर आप उनकी केयर करें, हो सकता है उनके तवज्जुद से आपकी 100 आप भी बीमारियाँ और आपके 100 मसले हल हो जाएँ। और डॉक्टर हारून ब्यूटीफुल। ने इस पे रिसर्च की थी, आप बिलीव करें। उन्होंने हुँ, हमें रिसर्च अपनी पूरी पढ़ी थी, सुनाई थी, पेपर लिखा था कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स, क्योंकि उन्होंने नोट किया क्योंकि उनका यहाँ सेंटर था अहबाब के नाम से, हुँ, जहाँ वो दिन के पता नहीं तो कोई 500 एपिलेप्टिक पेशेंट्स को बैक टू बैक वहाँ पे पूरा सेंटर देखा हुँ, करता, मतलब मैनेज करता था। हुँ, तो वहाँ पर वो कहते थे जिन पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया वह अपने बच्चों की बीमारियाँ और चीज़ों को, मैंने देखा उनके घरों में हमेशा खुशहाली रही और मसले नहीं आए। और हाँ, जिन्होंने अबैंडन किया उनके घर में मसले ही मसले थे। मतलब ये हुँ, बाकायदा रिसर्च के बाद उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। ये तो सही बात हमें है, सही बात ये है। मैं कहूँगी कि बिल्कुल, मेंटल इलनेस प्लीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स भी जिस्म इसको की टैबू बीमारी ना की समझें। तरह है। हाँ, अगर आप हाँ, बिल्कुल आपके बच्चा, अगर आप किसी का बाजू टाँग के बगैर अपने बच्चे को घर में रखते हैं, तो इनको भी पास रखें, इनसे भी हुँ, प्यार करें, इसको तो अल्लाह ताला ज़्यादा हुँ। वैल्यू करता है। तो प्लीज़ केयर करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे याद है 2-3 साल पहले मैं जब पहले गया था तो मुझे भी डॉक्टर अमजद साहब ने कहा था कि आप ज़रा आएँ विज़िट करें फाउंटेन हाउस को, तो उसमें मैंने एक बच्ची को देखा था, शी वाज़ वेरी यंग, मेरा ख़्याल है हार्डली 18 17-18 की होगी और उसको उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया था। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सीरियस मसला है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को और ये बिल्कुल। हमारे जो माशरती मसाइल हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं, इसके ऊपर हमें मेरा ख़्याल है कि मज़ीद गुफ्तगू करनी और इस चाहिए। पे एफर्ट डॉक्टर साहब करनी आपका चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू वेरी मोस्ट सून जी इंशाल्लाह। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह, अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम। बाय।